बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। बेटा, आपको सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स क्लास में वेलकम करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स से एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर नंबर 6 कॉनिक सेक्शन स्टार्ट किया हुआ है। इस चैप्टर में एक्सरसाइज 6.1 में मैं क्वेश्चन नंबर 4 का ए और बी पार्ट लास्ट लेक्चर में सॉल्व कर चुका हूं। अगर अभी तक आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो मैंने इस पूरे चैप्टर की कंप्लीट प्लेलिस्ट जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दिया है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस लिंक पर क्लिक करके पूरे चैप्टर की वीडियोज़ को बआसानी देख सकते हैं। इसके अलावा सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में से आपके जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं उनके लेक्चर्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद हैं। आप उन लिंक पर क्लिक करें और तमाम वीडियोज़ को बआसानी देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 4 के सी पार्ट से। क्वेश्चन नंबर 4 के सी पार्ट में आपको कुछ इस तरह कहा जा रहा है, कहता है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द सर्कल। आपने एक सर्कल की इक्वेशन मालूम करनी है पासिंग थ्रू द पॉइंट A51 जो कि पॉइंट A5,1 से पास कर रही है एंड टेंजेंट टू द लाइन, और वो जो सर्कल है वो 2x - y - tan = 0 इस लाइन के ऊपर टेंजेंट है। और जिस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट है वो पॉइंट आपको B3, -4 दिया हुआ है। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इसका ग्राफिकल व्यू चेक कर लें। आपको कुछ कहना इस तरह चाह रहा है कि अगर ये हमारे पास सर्कल है जिसकी इक्वेशन आपने मालूम करनी है, ये सर्कल गुजर रहा है पॉइंट ए से। फ़र्ज़ कर लें कि आपका जो पॉइंट ए है वो यहाँ पर है A5,1। उसके बाद इसके ऊपर एक लाइन टेंजेंट है 2x - y - tan। आप सपोज कर लें जो लाइन टेंजेंट है वो ये है, जिसकी इक्वेशन है 2x - y - tan = 0। ये लाइन जिस सर्कल के ऊपर जाके जिस जगह पर जाकर इसको टच कर रही है, टेंजेंट लाइन आप जानते हैं ऐसी लाइन को कहते हैं जो सर्कल को एक पॉइंट पर टच करती है। तो ये लाइन है जो कि सर्कल को सर्कल को जिस पॉइंट पर टच कर रही है एक पॉइंट पर, वो पॉइंट आपको गिवन है और वो है जी B3, -4 3, -4। ये सारी सिचुएशन है। अब इस सारी सिचुएशन में आपने इस सर्कल की इक्वेशन मालूम करनी है। आपने लास्ट लेक्चर में अगर लास्ट लेक्चर देखे हैं तो आपको मैंने इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है वो दो किस्म की बताई थी। एक होती है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल और एक होती है जर्नल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। आप इस क्वेश्चन में दोनों तरह की इक्वेशन को लेट करके आप इक्वेशन मालूम कर सकते हैं। मैं यहाँ पर जो इक्वेशन लेट करके जा रहा हूँ वो जर्नल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल है, उसको लेट करके फिर इस सर्कल की इक्वेशन को मालूम करूँगा। अब जर्नल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल होती क्या है, आपका क्वेश्चन इस तरह स्टार्ट करेंगे हम। लेट रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, लेट रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। ये जो इक्वेशन है ये आपके पास सर्कल की जर्नल फॉर्म कहलाती है। ठीक है, जर्नल इक्वेशन ऑफ सर्कल। क्लियर होगी बात ये। अच्छा, अब इस जो जर्नल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल है इसका सेंटर क्या होता है? इसका सेंटर का फार्मूला होता है -g, -f। यानी ये यहाँ पर इसका जो सेंटर है ये है -g, -f। क्लियर होगी बात ये। सेंटर से लेकर किसी भी सर्कल की बाउंड्री के ऊपर पॉइंट तक का जो फासला होता है वो इसका रेडियस कहलाता है। यानी यहाँ से लेकर इस पॉइंट तक का जो फासला है, अगर सर्कल के सेंटर का नाम C रख लेते हैं तो C से लेकर B तक का जो डिस्टेंस है वो यहाँ पर रेडियस है। इसी तरह A से लेकर C तक वो भी रेडियस है, लेकिन मैंने उसको इस्तेमाल नहीं करना, मैंने C से लेकर B तक जो रेडियस है उसको इस्तेमाल करूँगा। ठीक होगी बात ये। अच्छा, अब आपने जो इक्वेशन ऑफ सर्कल मालूम करनी है, ये सर्कल कितने पॉइंट से गुजर रहा है इस वक्त? ये 2 पॉइंट से गुजर रहा है, एक पॉइंट A से एक पॉइंट B से। आप क्या करेंगे, पहले बारी बारी ये दोनों पॉइंट यहाँ पर पुट कर दें। इसे आप क्वेश्चन नंबर 1 कह दें।
आप लिखेंगे एट A51, इस पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन नंबर वन विल बिकम आपने क्वेश्चन नंबर 1 में ये पॉइंट पुट करना है। ये पॉइंट पुट करने का मतलब है x की जगह 5 और y की जगह 1 पुट करना है आपने। तो x की जगह 5 पुट करें, ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर, y की जगह 1 पुट करें 1 का स्क्वायर, 2g x की जगह 5 पुट कर देंगे और y की जगह 1 पुट कर देंगे प्लस कांस्टेंट c इक्वल टू 0। इसे आप सोल्व कर लें, ये आ जाएगा 25 प्लस 1, यह आ जाएगा 10g प्लस 2f प्लस कांस्टेंट c इक्वल टू 0। 25 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। 26 को आप दूसरी साइड पर शिफ्ट कर दें, यह आ जाएगा 10g प्लस 2f प्लस c इज इक्वल टू -26। इसे आप रोमन काउंटिंग में क्वेश्चन नंबर 1 कह दें। ठीक होगी बात ये। अच्छा, अब इसी तरह ही आपकी ये जो क्वेश्चन ऑफ सर्कल नंबर 1 है, ये आपके पास पॉइंट बी से भी पास कर रही है। अब आप पॉइंट बी इसमें पुट कर दें, एट पॉइंट बी एट B3, -4 क्वेश्चन नंबर 1 विल बिकम अपनी इक्वेशन में आपने x की जगह क्या पुट करना है, अब 3 पुट करना है और y की जगह क्या पुट करना है, -4। तो x की जगह आप पुट करें x की जगह 3 पुट करें, यहाँ पर यह आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9, y की जगह -4 पुट करेंगे, यह आ जाएगा +16, x की जगह 3 पुट करेंगे, यह आ जाएगा +6g, y की जगह -4 पुट करेंगे, यह आ जाएगा -8f प्लस c इक्वल टू 0। ये आ जाएगी 16 प्लस 9 कितना हो गया, 25 हो गया। 25 को आप दूसरी साइड पर शिफ्ट कर देंगे तो ये रह जाएगा आपके पास 6g -8f प्लस c इक्वल टू -25। इसे आप क्वेश्चन नंबर 2 कह दें। 2 क्वेश्चन बन गई। आपने यहाँ पर क्वेश्चन ऑफ सर्कल मालूम करनी है। क्वेश्चन ऑफ सर्कल में 3 अननोन चीज़ें हैं, एक है g, एक है f, एक है c। ये GFC की कीमत मालूम करने के लिए आपको 3 तरह की तीन क्वेश्चन चाहिए यहाँ पर। तो मैंने 2 क्वेश्चन बना चुका हूँ GFC में, यहाँ पर भी ये दूसरी क्वेश्चन आ गई, एक क्वेश्चन और बनाएंगे। अब वो एक और क्वेश्चन कैसे बनेगी वो ज़रा गौर से देखिएगा। आपने मैट्रिक क्लास में एक थ्योरम पढ़ा हुआ है कि सर्कल का टेंजेंट और सर्कल का जो रेडियस होता है ये हमेशा एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, टेंजेंट इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन रेडियस या रेडियस इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट। यानी यहाँ पर ये जो टेंजेंट लाइन है और ये जो सर्कल का रेडियस है, इन दोनों के दरमियान एंगल 90 डिग्री का है। अब चैप्टर नंबर 4 एनालिटिक ज्योमेट्री में आपने ये चीज़ पढ़ी है कि अगर 2 लाइनें परपेंडिकुलर हों तो उनकी स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है, -1 होता है। क्या होता है, -1 होता है। तो यहाँ पर कौन कौन सी 2 लाइनें आपस में परपेंडिकुलर हैं? एक ये लाइन, गिवन लाइन ये है, इस लाइन का नाम हम रख लेते हैं L, गिवन टेंजेंट लाइन, इसका नाम L रख लेते हैं। और दूसरी लाइन है BC। ठीक है, ये दोनों क्या हैं, आपस में एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं। तो आगे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, फ्रॉम द फिगर it is clear that tangent line L, and radial segment कह रहे हैं, रेडियस कह लें, रेडियल सेगमेंट BC आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं। अब अगर ये दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं तो इनकी स्लोप का प्रोडक्ट मैंने बताया -1 होगा। आगे आप लिखेंगे सो प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप, विल बी -1। क्लियर होगी बात ये। अब अगला मेरा टारगेट क्या है? मेरा अगला टारगेट ये है कि इन दोनों लाइनों की स्लोप निकालनी है। तो पहले हम स्लोप निकाल लेते हैं टेंजेंट लाइन की। किसकी? टेंजेंट लाइन की स्लोप निकालते हैं। अच्छा, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन निकालनी है आपने। हियर टेंजेंट लाइन इज
टेंजेंट लाइन इज 2x माइनस वाई माइनस 10 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर इसकी स्लोप निकालने के लिए मैं इसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा, और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आपके पास होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ऐसे ही है। यहाँ पर इसे इसमें कन्वर्ट कर लें ज़रा, यहाँ कन्वर्ट करें, यहाँ से y की वैल्यू निकालें, ये आ जाएगी y इज इक्वल टू, y को दूसरी साइड पर शिफ्ट कर दें, ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 2x माइनस 10। ठीक है जी, क्वेश्चन थी 2x माइनस वाई माइनस 10, ठीक हो गया। y को दूसरी साइड पर शिफ्ट कर दिया। अब इसको और इसको कंपैरिजन कर लें, तो यहाँ से जो इसकी स्लोप आएगी उसका नाम हम m1 रख लेते हैं, डेट इज इक्वल टू 2। ये आ गई स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। क्लियर होगी बात ये? अच्छा, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गई। अब अगली चीज़ है, मुझे चाहिए स्लोप ऑफ BC। नेक्स्ट, स्लोप ऑफ BC, और BC कौन है? आपका रेडियस है, तो उसकी स्लोप का नाम हम रख लेते हैं m2। फार्मूला कौन सा इस्तेमाल करूँगा? जब दो पॉइंट आपको गिवन हो लाइन के, लाइन सेगमेंट के, तो फार्मूला होता है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। फार्मूला ये कहाँ से लिया है? चैप्टर नंबर 4 एनालिटिक ज्योमेट्री में हमने पढ़ा है। तो ये आ जाएगा m2 इज इक्वल टू y2 y1। इसे आप रख लेते हैं, यहाँ पर हम x1 कह लें, इसे हम y1 कह देते हैं, इसे x2 कह देते हैं, इसे y2 कह देते हैं। ठीक होगी बात ये? तो y2 माइनस y1 या y1 माइनस, या इसको चलें खैर इसे रख लेते हैं, ये आ गया y2 कितना? माइनस f, और y1 कितना है? -4 ओवर x2 कितना है? -g। आगे आ गया माइनस x1 कितना है? 3। ये आपका m2 स्लोप आ जाएगी जी -f प्लस 4, यानी मैं उसे लिख लेता हूँ इस तरह, 4 माइनस f, माइनस माइनस प्लस 4 माइनस f, और नीचे आ गया -g -3। अब ये जो दोनों स्लोप्स निकली हैं, इन दोनों स्लोप का प्रोडक्ट कितना होगा? -1 होगा, ये मैंने यहाँ पर लिखा है। अब अगली इन्फॉर्मेशन ये है कि इन दोनों का मैं जो प्रोडक्ट है वो -1 के इक्वल लेता हूँ, फिर वहाँ से तीसरी क्वेश्चन बनती है। मैं इसे ज़रा मिटा लेता हूँ, फिर आगे देखते हैं। ले बेटा, नेक्स्ट यहाँ पर हम दोनों स्लोप्स का जो प्रोडक्ट है वो मैं -1 के बराबर रखने लगा हूँ, और एक नई क्वेश्चन हमारे पास बनेगी, एज m1 इंटू m2 बराबर है -1 के। तो m1 की वैल्यू है 2, और m2 आपके पास है 4 माइनस f ओवर -g -3 इक्वल टू -1। -g -3 को आप दूसरी साइड पर शिफ्ट कर देंगे, तो और 2 ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, 2 4 8 -2f इक्वल टू g प्लस 3। वो माइनस से मल्टीप्लाई होगा, ये साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस में आ जाएगा, g प्लस 3 आ जाएगा। ये 2f को भी आप दूसरी साइड पर ले जाएं, और 3 को आप इधर ले आएँ, ये 8 माइनस 3 इक्वल टू 2f, उधर जाकर प्लस हो जाएगा, 2f प्लस g। दिस इम्प्लाइज 2f प्लस g इक्वल टू 8 माइनस 3 इक्वल टू 5। ये आपकी क्वेश्चन नंबर 3 बन गई। अब हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं, और 3 इक्वेशनों से आपने g f c को की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में अगर मैं दोनों को माइनस कर देता हूँ, तो मेरे पास क्या कैंसिल हो जाएगा? c कैंसिल हो जाएगा। मेरा पहला टारगेट ये है कि यहाँ से c को ख़त्म करूँ। जो नई इक्वेशन बनेगी उसमें g और f मौजूद होंगे, उस g और f वाली इक्वेशन को इसके साथ सॉल्व कर लूँगा मैं। ठीक है, तो नेक्स्ट मैं क्या करने लगा हूँ? बाय सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2, बाय सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2, 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर लें, तो 1 आपके पास है 10g प्लस 2f प्लस c इक्वल टू -26, और 2 आपके पास है 6g माइनस 8f प्लस c इक्वल टू -25। आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, साइन चेंज होंगे तो ये प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। ठीक होगी बात ये? अच्छा, यहाँ पर 10g में से 6g आप माइनस करेंगे, ये रह जाएगा 4g, 2f और प्लस 8f कितना बन जाएगा? ये प्लस हो जाएंगे दोनों, प्लस 10f हो जाएगा, c से कैंसिल हो जाएगा, ये -26 हो गया, ये प्लस 25 हो गया, कितना रह गया? -1 रह गया, इक्वल टू -1। ठीक होगी बात ये? इससे आप क्वेश्चन नंबर 4 कह देंगे। ले जी, अब मेरे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 आई है उसमें g और f है, यहाँ पर भी g और f है। मेरा टारगेट ये है
कि मैंने यहाँ पर ऐसे करना है कि इन दोनों से जी और एफ को माइनस करना है। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 3 से जी की वैल्यू निकालता हूँ और क्वेश्चन नंबर 4 में पुट कर लेता हूँ तो मेरे पास या दोनों को कोफिशिएंट बराबर कर लें वो भी ठीक है। ठीक है, तो मैं यहाँ से फ्रॉम थ्री जी की वैल्यू निकलेगी 5 - 2f। इसे मैं पुट कर देता हूँ, पुट इन क्वेश्चन नंबर 4, पुट इन 4। तो 4 आपके पास है 4g, जी कितना है 5 - 2f आ गया। आगे क्या लिखा हुआ है प्लस 10f इक्वल टू -1। क्लियर होगी बात ये। अच्छा, अब यहाँ पर ये 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा 4 5 = 20 -4 2 = 8f प्लस 10f इक्वल टू -1। ये रहेगा 20 कितना रह जाएगा जी प्लस 2f इक्वल टू -1। ये अब आप ऐसा करें 20 को दूसरी साइड पर शिफ्ट कर देंगे तो 2f इज इक्वल टू -21 हो जाएगा ये, और f की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी -21/2। ये हमारे पास f की वैल्यू आ गई यहाँ पर। अच्छा, ये बेटा f की वैल्यू आ गई हमारे पास -21/2। इस f की वैल्यू को आप क्वेश्चन नंबर 3 में पुट कर दें, वहाँ से g की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन आपके काफ़ी लेंथी हैं, वाइट बोर्ड छोटा पड़ जाता है। अच्छा जी, पुट f इज इक्वल टू -21/2 इन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आप इसकी वैल्यू पुट कर दें, ये आ जाएगा 2 × -21/2 प्लस जी इक्वल टू 5। 2 से कैंसिल हो गया, -21 है उसको दूसरी साइड पर ले जाएंगे प्लस हो जाएगा, तो 5 + 21 दैट इज इक्वल टू 26। जी की वैल्यू 26 आ गई, एफ़ की वैल्यू भी आ गई, जी की वैल्यू भी आ गई। एफ़ और जी की वैल्यू को आप किसी एक क्वेश्चन में पुट कर लें, चाहे 1 में पुट करते हैं चाहे 2 में पुट कर लेते हैं। चलें क्वेश्चन नंबर 2 में पुट कर लेते हैं इसे। पुट एफ इज इक्वल टू -21/2, जी इज इक्वल टू 26 इन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में से पुट कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आएगी जी 6 × जी कितना है 26 है, आगे है -8f, f कितना है -21/2 है, फिर है प्लस c और फिर है -25। ये आपके पास बन जाएगा 6 × 6 = 36, 12 और 3 = 15। ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 4 आ जाएगा, माइनस प्लस ये आ जाएगा 84 प्लस c इक्वल टू -25। और ये कितना बन जाएगा जी आपके पास 6 और 4 10, 15 और 8 23, 23 और 1 24 प्लस c इज इक्वल टू -25। 240 को दूसरी साइड पर आप शिफ्ट कर दें तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो c की वैल्यू कितनी बन जाएगी आपके पास -25 - 240, तो c आपके पास आ जाएगा जी -265। ये c की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। फाइनली आपने अब जी एफ और सी की वैल्यू को क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर दें तो आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी। रिक्वायर्ड इक्वेशन इज़, आप आगे आप लिख लीजिएगा, बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ जी एफ सी इन क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 आ जाएगी आपके पास x² + y² + 2g। जी कितना था जी, यहाँ पर जी की वैल्यू पुट करनी है आपने। जी की वैल्यू आ गई 26 है, x + 2 f कितना निकला है -21/2 y प्लस कॉन्स्टेंट c की वैल्यू निकली -265 -265 इक्वल टू 0। तो ये रह गया आपके पास x² + y², 26 2 ज़ा 52x, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, -21y -265 इक्वल टू 0। ये जनाब आपके पास सर्कल की रिक्वायर्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन थोड़े से लेंथी हैं। नेक्स्ट इसका डी पार्ट देखते हैं, 4 का डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का डी पार्ट। क्वेश्चन थोड़ा सा ये लेंथी है तो थोड़ा टाइम लेगा ये। क्वेश्चन में कहा जा रहा है आपको कि कहते हैं फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द सर्कल। एक सर्कल की इक्वेशन आपने मालूम करनी है पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। 2 पॉइंट आपको गिवन है जिनसे ये पास कर रही है। ए है 1,4 और बी है -1,8 एंड टेंजेंट टू द लाइन x + 3y - 3 = 0। देखने में क्वेश्चन बिल्कुल पहले वाले सी पार्ट की तरह है, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है। अगर आप गौर करें तो फ़र्क क्या है, गौर कीजिएगा ज़रा। आपने जो सर्कल की इक्वेशन मालूम करनी है
वो कुछ इस तरह है कि ये आपका सर्कल है, ये जिन 2 पॉइंट से पास कर रहा है, एक है A14, मिसाल के तौर पर आपका A पॉइंट ये है A14, और दूसरा पॉइंट B जो है वो है -1,8, उसको मैं सपोज कर लेता हूँ वो यहाँ पर है आपका B -1,8। इनके जो निशान हैं A और B, ये कहीं पर भी आप लगा सकते हैं, ये जस्ट एक स्केचिंग है, ठीक है, रफली स्केचिंग कि आपको समझाने के लिए। ये कोई एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के ऊपर स्केलिंग करके नहीं हमने ड्रा किया। अच्छा, और ये जो सर्कल है ये टेंजेंट है इस लाइन के ऊपर x + 3y - 3। ये आपकी मिसाल के तौर पर लाइन है x + 3y = 0। अच्छा, अब ये वाले क्वेश्चन में और पहले वाले सी पार्ट में फ़र्क कहाँ से आपको पता है? फ़र्क इसमें आया है यहाँ से कि वहाँ पहले वाले क्वेश्चन में लाइन जिस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट थी, जिस पॉइंट पर जाकर सर्कल को टच कर रही थी, वो पॉइंट आपको गिवन था, यानी ये वो पॉइंट था यहाँ पर। अगर आपने लास्ट क्वेश्चन अभी देख लिया तो यहाँ पर पॉइंट गिवन था। इस मरतबा ऐसा नहीं है, यहाँ पर 2 पॉइंट से पास कर रही है आपकी इक्वेशन, लेकिन उनमें से दोनों पॉइंट में से कहीं पर भी टेंजेंट वाला पॉइंट आपको गिवन नहीं है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी गिवन नहीं है आपको। सही है? पिछले क्वेश्चन में जिस जगह पर, जिस पॉइंट पर जाकर सर्कल को लाइन टच कर रही है, वो पॉइंट आपको गिवन था। क्लियर होगी बात क्या नहीं? यहाँ पर ऐसा नहीं है, बिल्कुल वैसे ही करूँगा। सबसे पहले लेट कर ली रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज x² + y² + 2gx + 2y = 0। अगली मरतबा ये दोनों पॉइंट यहाँ पर हम बारी बारी पुट कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट है एट A14 1,4। तो इसको आप क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, तो आपकी क्वेश्चन नंबर 1 कुछ इस तरह बन जाएगी। x की जगह 1 पुट कर देंगे, आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1, y की जगह 4 पुट कर दें 16 बन जाएगा, 2x 2g बन जाएगा, y की जगह 4 पुट करेंगे आ जाएगा 8f + c = 0। यह आ जाएगा जी 2g + 8f + c और +17 हो जाएगा, -17 बन जाएगा। इसे आप रोमन काउंटिंग में 1 कह देते हैं। क्लियर होगी बात? ये 2 रख लें नाम। अब कोई स्टूडेंट ये ना सोचे कि जी आप इसे 2 कह लें, 2 कह लें, आप नाम कुछ भी रख सकते हैं। 1 के बाद 2 3 4 आप जैसे मर्जी नाम रख सकते हैं, कोई लाजमी नहीं कि रोमन काउंटिंग में ही रखना है आपने नाम। अच्छा, अब आपने ये पॉइंट B पुट करना है -1,8 एट -1,8। क्वेश्चन नंबर 1 विल बिकम, इस पॉइंट को भी क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। तो x की जगह -1 पुट करेंगे, -1 का स्क्वायर +1 हो गया, y की जगह 8 पुट करें 64 + 2gx -2g बन जाएगा, f की जगह y की जगह 8 पुट करेंगे, आ जाएगा +16f, आगे आ गया +c = 0। ये आपके पास रह जाएगा जी -2g + 16f + c = -65। इसे आप क्वेश्चन नंबर 2 कहते हैं। यहाँ तक तो काम है आसान, ठीक है। अगली चीज़, इस सर्कल का सेंटर क्या है? इस सर्कल का सेंटर जो है वो है जी हमारे पास -g, -f। जर्नल फॉर्म ऑफ क्वेश्चन ऑफ सर्कल में सर्कल का सेंटर जो है वो -g और -f होता है। अच्छा, अब यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन में तो हमने ऐसे किया था कि मैंने पहले यहाँ पर इस रेडियस की स्लोप निकाल ली थी और दूसरे टेंजेंट की स्लोप निकाल ली थी, और बाद में दोनों को प्रोडक्ट करके -1 के बराबर रख लिया था। लेकिन यहाँ पर मैं ऐसा नहीं कर सकता। उसकी वजह यह है कि मुझे ये वाला पॉइंट गिवन नहीं है, ये वाला। अगर ये गिवन होता तो फिर तो पहले वाला क्वेश्चन हो जाता ये, ठीक है। अब यहाँ पर भी मैं क्या करूँगा? यहाँ पर मैं ये करूँगा कि आपने चैप्टर नंबर 4 एनालिटिक ज्योमेट्री में ये वाला फार्मूला पढ़ा है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम लाइन, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट x1 y1 फ्रॉम लाइन ax + by + c = 0। इस पॉइंट का इस लाइन से फासला किस तरह, फार्मूला क्या फार्मूला था इसका? ये फार्मूला था एब्सोलूट ax1 by1 + c ओवर √ a का स्क्वायर + b का स्क्वायर। यानी कि किस तरह मालूम किया? ये वाला जो पॉइंट है जिसका हमने फासला मालूम करना है लाइन से, उस पॉइंट को इस लाइन में पुट कर दिया, x की जगह x1, y की जगह y1, ऊपर एब्सोलूट हो गया, और नीचे क्या करना है, जो x का कोफिशिएंट a है और जो y का कोफिशिएंट b है, इनका स्क्वायर करके इनका सम करके ऊपर √ ले लेना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करूँगा इसके लिए। इस सेंटर का फासला इस लाइन से हमने मालूम करना है, ठीक है।
फ्रॉम द फिगर distance of point minus g minus f from tangent line और टेंजेंट लाइन कौन सी, ये वाली x प्लस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0 इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल, क्या लिखा मैंने, फिगर से ये चीज़ क्लियर है कि सर्कल के सेंटर का फासला टेंजेंट लाइन से किसके इक्वल है, रेडियस के बराबर है। आप गौर कर लें, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो फासला है ये चीज़, ये किसके इक्वल है, रेडियस के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं इसका फासला निकालता हूँ कि फासला बनता है किन तरह है, और उसको इक्वल कर लूँगा रेडियस के। तो चलें जी, पहले इस तरफ मैं फासला निकाल रहा हूँ, इस पॉइंट का इस लाइन से फासला कैसे निकलेगा, x की जगह माइनस जी पुट करना है, y की जगह माइनस एफ पुट करना है। तो ये आ जाएगा जी x की जगह माइनस जी, y की जगह माइनस एफ, आगे आ गया जी माइनस 3 ओवर, नीचे क्या करना है, x के कोफिशिएंट का स्क्वायर, x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस y का कोफिशिएंट का स्क्वायर, y का कोफिशिएंट कौन है 3 का स्क्वायर, इक्वल टू किसके, रेडियस के। इसी तरह क्वेश्चन नंबर हम 3 क्या देते हैं। अब क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले मुझे सर्कल का रेडियस चाहिए। क्या चाहिए, सर्कल का रेडियस। वो कैसे मालूम होगा, सर्कल का रेडियस कैसे मालूम होगा, सर्कल का रेडियस जनाब इस तरह मालूम होगा, ये देखें ए से लेकर इसके सेंटर तक का फासला ये कितना है, रेडियस है, या बी से लेकर सेंटर तक का फासला कितना है, वो भी रेडियस है। हाँ, ए से लेकर बी तक का फासला रेडियस नहीं है, ये गलती नहीं करनी है आपने, या तो ए से लेकर सेंटर तक का फासला रेडियस है या बी से लेकर सेंटर तक का फासला रेडियस है। तो अगली चीज़ें यहाँ पर मैं रेडियस निकालने लगा हूँ। अच्छा, सेंटर का नाम हम रख लेते हैं सी। ठीक है, हेयर ए सी डिस्टेंस किसके बराबर है, रेडियस आर के बराबर है। तो ये निकालना है अब हमने। दो पॉइंट्स के दरमियान फासला कैसे निकालते हैं, ए भी एक पॉइंट है, सी सेंटर वो भी एक पॉइंट है, दो पॉइंट के दरमियान फासला हम निकालते हैं डिस्टेंस फार्मूले से। तो इसके ऊपर आप डिस्टेंस फार्मूला लगा दें। डिस्टेंस फार्मूला कैसे लगता है, अंडर रूट ए का पहला नंबर 1, उसमें से जी, ये सी का पहला नंबर माइनस कर दिया, माइनस जी होल स्क्वायर आ गया। दूसरा नंबर 4, इसमें से इसको माइनस कर दिया, माइनस एफ होल स्क्वायर आ गया। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला चैप्टर नंबर 4 एनालिटिक ज्योमेट्री में आप पढ़ के आए हैं। अच्छा, रेडियस r आ गया आपके पास 1 प्लस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 प्लस g का होल स्क्वायर, और ये आ गया 4 प्लस f का होल स्क्वायर। नहीं जी, इसको इस रेडियस को उठा के आप क्वेश्चन नंबर 3 में पुट कर दें, पुट इन 3 में पुट कर देंगे। 3 आपके पास आ जाएगी माइनस जी माइनस 3f माइनस 3 ओवर अंडर रूट, ये क्या बन जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, अंडर रूट 10 इक्वल टू 1 प्लस जी का होल स्क्वायर प्लस 4 प्लस एफ का होल स्क्वायर। क्लियर होगी बात ये। अब इसको हमने थोड़ा सा स्क्वायर करके ये इसको ओपन करते हैं, तो थोड़ी सी तरह मिटा लेते हैं पहले इसको। ले बेटा, नेक्स्ट यहाँ पर अब हम ये करेंगे, मैं ज़रा इसे क्वेश्चन नंबर 4 कह देता हूँ पहले। अब आपने नेक्स्ट ये काम करना है कि हमारे पास 3 क्वेश्चन बन गई हैं जो GFC में हैं। एक ये है, दूसरी क्वेश्चन ये है, और ये चौथी क्वेश्चन ये है। इन तीनों में G, F और C है, सही है, इसमें नहीं है। आपने अब क्या करना है, इन दोनों को पहले करें सब्ट्रैक्ट, C को माइनस करेंगे, C को माइनस करके एक नई क्वेश्चन बनेगी जो G और F में होगी। उस G और F की क्वेश्चन को इसके साथ हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन मैंने बताया थोड़ा सा लेंथी है ये। तो नेक्स्ट मैं करने लगा हूँ सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2। बाय सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2, बाय सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2, तो 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर लें तो ये आ जाएगा जी 2G
प्लस 8f प्लस सी इक्वल टू -17 और यहाँ पर है -2g प्लस 16f प्लस सी इक्वल टू -65। आपने सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन चेंज हो जाएंगे, आप जानते हैं। ये भी चेंज हो जाएगा, ये प्लस में तो ये माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा और ये प्लस में हो जाएगा, ये आपके पास ठीक होगी बात ये। अच्छा ये बन जाएगा आपके पास 4g, ये आपके पास हो गया माइनस, तो माइनस का 16f और प्लस 8f कितना बन गया -8f, ये दोनों कैंसिल हो गए, इक्वल टू ये कितना रह जाएगा आपके पास 48 प्लस 48, ठीक होगी बात ये। हाँ जी। अच्छा अब यहाँ पर आप पूरी इक्वेशन को ऐसे करें, 4 पर डिवाइड कर दें, 4 पर डिवाइड करेंगे, आ जाएगा g - 2f इक्वल टू 12। यहाँ से g की वैल्यू निकाल लें, g की वैल्यू आ जाएगी 12 प्लस 2f, इसे क्वेश्चन नंबर आप 5 कह दें। इस g की वैल्यू को उठाकर आप क्वेश्चन नंबर 4 में इस्तेमाल कर लें, ठीक है। g की वैल्यू को क्वेश्चन नंबर 4 में इस्तेमाल कर लेंगे, पूरी की पूरी क्वेश्चन आपके पास f में बदल जाएगी। तो आगे मैं लिख रहा हूँ by using 5 in 4 we have। अच्छा 4 में ये क्या है, ये एब्सोल्यूट है। आप ऊपर से माइनस कॉमन निकालें, ज़रा माइनस कॉमन निकालेंगे, ये आ जाएगा माइनस कॉमन निकाल कर जी की वैल्यू पुट कर दें। जी की वैल्यू कितनी है 12 प्लस 2f, 12 प्लस 2f, ठीक होगी बात ये। या ऐसे करें, यहाँ पर एक स्टेप आप डायरेक्ट पहले और कर लें, माइनस यहाँ पर देखें ये इस तरह है, -g -3f -3, माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, आ जाएगा g प्लस 3f प्लस 3 और ऊपर है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट लगा होने की वजह से ये माइनस ख़त्म हो जाएगा, तो ये सिर्फ ऐसे रह जाएगा g प्लस 3f प्लस 3, या लगाना तो लगा लें। अच्छा माइनस मैंने कॉमन निकाल लिया तो बाकी माइनस हो गया ख़त्म, यहाँ पर रहेगा जी रह गया, तो जी की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 12 प्लस 2f। आगे चलें, आगे प्लस 3f प्लस 3f, फिर क्या है प्लस 3, ये चीज़ आपके पास आ गई, ओवर √10 इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 प्लस जी, स्क्वायर रूट 1 प्लस जी की वैल्यू कितनी है 12 प्लस 2f, 12 प्लस 2f, ये आ गया होल स्क्वायर। आगे क्या लिखा हुआ है प्लस 4 प्लस f का होल स्क्वायर, प्लस 4 प्लस f का होल स्क्वायर। ले जी यहाँ पर इसको थोड़ा सोल्व करें, ये आप माइनस लगा होने की वजह से मैं बता रहा हूँ कि एब्सोल्यूट की वजह से माइनस खत्म हो जाएगा। ये रह जाएगा आपके पास 12 और ये 3 15 प्लस 2f प्लस 3f कितना हो गया 5f का एब्सोल्यूट ओवर √10 इक्वल टू, इधर आ जाए, ये 12 प्लस 1 कितना हो गया 13 प्लस 2f का होल स्क्वायर, 4 प्लस f का होल स्क्वायर। नाउ टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे, ये आ जाएगा 15 जमा 5f का स्क्वायर। अच्छा अब यहाँ पर एक चीज़ तो आपने याद रखनी है, अगर इधर अभी आपने एब्सोल्यूट नहीं ख़त्म करना तो नो प्रॉब्लम, लेकिन ये देखें x के एब्सोल्यूट का जो स्क्वायर होता है वो हमेशा x स्क्वायर के बराबर होता है। एब्सोल्यूट लेने का मकसद क्या है कि आपके पास अगर कोई चीज़ नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाए। जब आपने उसके ऊपर स्क्वायर कर लिया तो अब एब्सोल्यूट लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्क्वायर हमेशा क्या करता है नेगेटिव चीज़ को पॉजिटिव कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप इसको, ये दोनों चीज़ें बराबर हैं, सही है, तो यहाँ पर 100% यहाँ पर जब आप स्क्वायर करेंगे तो एब्सोल्यूट अब आपने लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको स्क्वायर किया तो नीचे क्या बन गया 10 आ गया, इक्वल टू इधर स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा अंडर खत्म हो जाएगा, अंडर खत्म हो जाएगा तो उसका स्क्वायर ओपन करें, a जमा b का होल स्क्वायर, अंदर स्क्वायर ओपन कर दें, 13 का स्क्वायर आ गया 169 प्लस 4f का स्क्वायर प्लस 13 टू द 26 टू द 52f प्लस 4 प्लस f का होल स्क्वायर खोलें, 16 प्लस f का होल स्क्वायर प्लस 8f। नेक्स्ट बेटा यहाँ से मैंने नोमिनेटर से 5 कॉमन निकाल लिया, 5 कॉमन निकाला तो ये क्या बन जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 5 कॉमन निकालने के बाद 3 प्लस f का होल स्क्वायर। अच्छा
ऐसे आ जाएगा जी। अब 5 का स्क्वायर ये आ गया और अंदर 3 + f का होल स्क्वायर आप ओपन कर दें a जमा b का होल स्क्वायर लगाकर, ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 + f का स्क्वायर प्लस 3 × 6f और नीचे ये 10 आ गया। इधर 169 को और 16 को आप प्लस कर लेंगे, ये बन जाएगा 185। 4f का स्क्वायर और प्लस f का स्क्वायर 5f का स्क्वायर हो जाएगा और 52f और प्लस 8f, ये बन जाएगा आपके पास 60f। अच्छा, अब यहाँ से भी आप दोबारा 5 कॉमन निकाल सकते हैं। 5 कॉमन निकाला तो ये बन गया आपके पास 37, ये आ गया 1f और 1f का स्क्वायर यानी कि और आगे आ गया 12f। अच्छा, अब इस 5 को इस 25 के साथ कैंसिल कर देते हैं, ये आ जाएगा 5 × 5 = 25, फिर ये आ जाएगा 5 × 2 = 10। समटाइम जब मैं वीडियो थोड़ी सी दूर से बनाता हूँ तो वो मजबूरी होती है, जैसे कि इस क्वेश्चन में देखें, क्वेश्चन आपका काफ़ी लेंथी है और मुझे ये सामने इक्वेशंस आपको भी और मुझे भी सामने नज़र आनी चाहिए। तो वो उसमें फिर ये होता है कि अगर मिसाल के तौर पर आपको वीडियो नज़र नहीं आ रही होती, वर्ड लिखे हुए नज़र नहीं आते, तो एक तो ये प्रॉब्लम हो सकती है कि आप वीडियो की थोड़ी सी क्वालिटी को अगर अच्छा कर लेंगे, ठीक है, तो फिर ये इंशाल्लाह आपको विजिबल सही तरीके से नज़र आएगा। और दूसरा ये है कि अगर आप मोबाइल पर वीडियो देख रहे होते हैं तो मोबाइल को आप हॉरिजॉन्टल शेप में रखा करें, वर्टिकल शेप में ना रखें, और इसे जूम भी कर सकते हैं। अब तो मोबाइल में ये ऑप्शन मौजूद हैं, आप वीडियो को जूम कर लें। लैपटॉप पर देख रहे हैं, अपने कंप्यूटर पर देख रहे हैं, तो उसमें भी जूम की ऑप्शन मौजूद होती है। तो मजबूरी होती है कि समटाइम मुझे थोड़ा सा दूर से बनाना पड़ता है, क्वेश्चन काफ़ी लेंथी होने की वजह से। अच्छा जी, अब यहाँ पर मजीद इसके 2 नीचे डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई कर देते हैं। थोड़ी सी बस अब कैलकुलेशन रह गई है इसमें। वैसे तो मैं कोशिश करता हूँ काफ़ी बड़ा बड़ा लिखने की यहाँ पर। अच्छा, ये आ जाएगा जी 9 + f का स्क्वायर प्लस 6f इक्वल टू, जो नीचे 2 डिवाइड हो रहा है दूसरी साइड पर ले जाए, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 × 37 74 प्लस 2f का स्क्वायर प्लस 12 × 2 = 24f। पूरी इक्वेशन आपके पास f में बदल गई है। f स्क्वायर को इस तरफ ला के माइनस करेंगे, 2f का स्क्वायर माइनस f का स्क्वायर, ये रह जाएगा f का स्क्वायर। 6f को दूसरी साइड पर लेके जाएंगे, ये रह जाएगा 18f। और 74 में से 9 माइनस कर दें तो बाकी कितना रह जाएगा, ये आपके पास 65 + 65 इक्वल टू 0। यहाँ पर अब आपने इसके पेयर बनाने हैं। क्या पेयर बनेंगे इसके? 13 और 5 का पेयर बनेगा। ये आ गया f का स्क्वायर प्लस 13f प्लस 5f प्लस 65 इक्वल टू 0। यहाँ से f कॉमन निकाल लें, ये आ जाएगा f + 13, और यहाँ से 5 कॉमन निकाल लें, ये आ जाएगा f + 13 इक्वल टू 0। ये आ जाएगा f + 5 f + 13 इक्वल टू 0। बस ख़त्म होने लगा क्वेश्चन, थोड़ा मुश्किल काम ख़त्म हो गया। ये आ गया 5f + 13 इक्वल टू 0। यहाँ से f की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी, एक वैल्यू f की आ जाएगी -5 और एक f की वैल्यू आ जाएगी -13। f की इन दोनों वैल्यूज़ को इस्तेमाल करेंगे और अब हम निकालेंगे g। तो f की वैल्यू व्हेन f = 5, व्हेन f की वैल्यू बराबर है -5 के, -5। अगर f की वैल्यू -5 के बराबर है तो g कितना निकलेगा? फ्रॉम 5 g बराबर है आपके पास 12 + 2f के। f की वैल्यू -5 आ गई बाय यूजिंग, यहाँ लिखें बाय यूजिंग 5, बाय यूजिंग 5 आपके पास ये है 12 + 2f। ठीक होगी बात ये। अच्छा, यहाँ से g की वैल्यू आपके पास आ जाएगी जी 10 आ जाएगा। 12 - 10 कितना आ जाएगा? 2। g की वैल्यू 2 आ गई। c रह गया, c की वैल्यू भी निकाल लें। c की वैल्यू चले हम क्वेश्चन नंबर 1 से निकाल लेते हैं। g और f की वैल्यू आप क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करते हैं, c आ जाएगा। पुट g = 2, f = -5 इन इक्वेशन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आ जाएगा 2 × g की वैल्यू 2 है प्लस 8f, f की वैल्यू कितनी है जी? -5 है, प्लस c = -17, 2 × 2 = 4, 8 × 5 = 40, -40 प्लस c = -17। 4 - 40 कितना रह जाएगा? -36। -36 को दूसरी साइड पर ले जाएं, -17 प्लस 36 हो जाएगा, और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 19।
सी 19 आ गया। हैंस इन दिस केस रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, दो इक्वेशन ऑफ सर्कल यहाँ पर निकलेंगी, तो इस केस में रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी हैंस इन दिस केस रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2gx, जी कितना है जी 2, जी की वैल्यू 2, एक्स आ गई प्लस 2f, f कितना निकला -5 था, प्लस सी कितना है 19 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 4x माइनस 10y माइनस 19 इक्वल टू 0। इस केस में आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन ये आ जाती है। अब f की दूसरी वैल्यू को आपने इस्तेमाल करना है। f की दूसरी वैल्यू कितनी है -13, इसको इस्तेमाल करेंगे, फिर आप यहाँ से g की वैल्यू और c की वैल्यू निकालेंगे, फिर आपके पास दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। अब आगे आप लिखेंगे when f इज इक्वल टू -13, तो जो क्वेश्चन नंबर 5 आपकी थी बाय यूजिंग 5, उससे g की वैल्यू निकालेंगे और g वहाँ पर है जी 12 प्लस 2f के बराबर, f कितना है -13, यहाँ पर भी लिखें बाय यूजिंग 5, तो यहाँ से g की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 माइनस 26, तो ये कितना रह जाएगा -14, -14 आपके पास रह जाएगा। अच्छा, g की इस वैल्यू को पुट g इक्वल टू -14, f इक्वल टू -13 इन इक्वेशन नंबर, अब c निकालना है आपने, क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करते हैं आप इन क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है 2 टाइम g, ये क्वेश्चन नंबर 1 है जी हमारे पास, ठीक है। 2 टाइम g की वैल्यू कितनी निकली -14 प्लस 8f, f कितना है -13, आगे है प्लस c इक्वल टू -17, ये बन जाएगा -28 और ये आपके पास आ जाएगा 104। अच्छा, प्लस c इक्वल टू -17, सही होगी बात ये। अच्छा, यहाँ से अब थोड़ी सी कैलकुलेशन आपने करनी है, f की वैल्यू -13, ठीक होगी बात, 26 ये ठीक है जी, सही है। अच्छा, ये कितना रह जाएगा जी आपके पास 104 में से 28 आप माइनस कर लें तो कितना रह जाता है 76 प्लस c इक्वल टू -17, c इक्वल टू -17 -76, तो c की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 7 और 6 13, 8 9 -93। यहाँ से बेटा थोड़ी सी मुझसे मिस्टेक होगी, ये 13 था 104, लेकिन प्लस माइनस यहाँ पर लगाना था मैंने माइनस, ठीक है, ये ज़रा गलती होगी, ये ठीक कर लें। अच्छा, 104 और -28 कितना हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा जी 132 -132, -132 को आप दूसरी साइड पर शिफ्ट कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस 132, 132 में से 70 माइनस कर दें, कितना रह जाएगा आपके पास 115, क्या आ जाएगा C G और F की इन वैल्यूज़ को आप अपनी रिक्वायर्ड इक्वेशन में पुट कर लें। हैंस रिक्वायर्ड इक्वेशन इज़ एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2g, g की वैल्यू कितनी है -14, x प्लस 2f, f कितना है जी आपके पास, f की वैल्यू है -13, y और c कितना है 115 इक्वल टू 0। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन आपके पास आ जाएगी x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर -28x -26y प्लस 115 इक्वल टू 0। तो लेक्चर थोड़ा सा लेंथी था, क्वेश्चन भी 2 ही हुए, लेकिन चूँकि क्वेश्चन आपने देखा क्वेश्चन काफ़ी लेंथी थे आपके पास ये, तो आई होप कि आपको लेक्चर की अच्छी तरह समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप मुझे मैसेज किया करें, मैं इंशाल्लाह वो आपको रिप्लाई करूँगा और आपकी जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने की इंशाल्लाह कोशिश करूँगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 5 जो है 6.1 का उसे स्टार्ट करेंगे। मेरी ये वीडियो अगर आपके लिए बेटा हेल्पफुल है तो मेरी इस वीडियो को आप लाजमन लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आप अपने दूसरे दोस्तों को भी बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़ जी।